Bismillahirrahmanirrahim. So finally we are there. We are about to start looking at the language aspects of this view of the system now. अभी तक हम चीज़ों को अलग अलग देख रहे थे और उनकी काफ़ी डेप्थ में जा रहे थे. अब वो जितना कुछ हम देख कर आए हैं इन स्लाइड्स में, अब वो कंसेप्चुअल चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, लेकिन अब हम ये देख रहे होंगे कि सी में वो चीज़ें कैसी होती हैं, वो किस तरह इम्प्लीमेंट हुई हुई हैं, किस तरह वो IAP64 के आर्किटेक्चर के अंदर बनी हुई हैं. सो नाउ वी विल बी गोइंग इनटू मोर स्पेसिफिक्स. In slides में I'll be going through a little bit more quickly than I have gone through for the previous slides, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों की ऑलरेडी जा चुका हूँ. आपको अगर कहीं कोई चीज़ ऐसा लगता है कि मिसिंग है या आपको नहीं समझ में आ रही, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप उन 4 वीडियोज़ को देख कर आएँ और फिर उसके बाद ये वाली वीडियो से देखना शुरू करें. सो लेट्स बिगिन. ये हमारे मेन रेफरेंसेस हैं. जो फर्स्ट है ये ऑब्वियसली आपकी बुक है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं. अब से आगे प्लीज़ मेक श्योर कि आप बुक को रीड करना शुरू कर दें. हम चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर 1 की कुछ गुफ्तगू पहले हो चुकी है. चैप्टर 2 की बातें अब शुरू होने लगी हैं. जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि ये स्लाइड्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मॉडिफाइड स्लाइड्स हैं जो कि ओरिजिनली रैंडल बायरेंट ने और डेविड ने अपने ओरिजिनल कोर्स में यूज़ की हैं और जो उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं एज टीचिंग रिसोर्सेज. यूजुअली दी स्लाइड्स आर यूज्ड एवरीवेयर जहाँ जहाँ ये कोर्स पढ़ाया जाता है इस बुक के ऊपर बेस करके, और यही स्लाइड्स हम यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इनको मॉडिफाई भी कर रहे होंगे. एंड फाइनली ये जो लास्ट लिंक है ये YouTube की प्लेलिस्ट है जो इनके अपने कोर्स की है जिसे ये ख़ुद पढ़ा रहे हैं. सो अगर आप उसको भी साथ साथ फॉलो करना चाहें या ज़्यादा किसी चीज़ की डिटेल चाहते हो, या ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस डायरेक्टली स्टडिंग फ्रॉम अ प्रोफेसर जिसने ख़ुद वो किताब लिखी है, सारी ज़िंदगी का उनका एक्सपीरियंस है. तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू शुड एटलीस्ट लुक एट अ फ्यू ऑफ दीज वीडियोज़. या कहीं अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि पूरी डिटेल में हम नहीं जा रहे, यकीनन हमसे भी रिक्वेस्ट कर, हमें भी कह दें आप, हम भी आपको और डिटेल में प्रोवाइड कर देंगे. लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव दिस option of listening to these and watching these videos as well. All right जी. सो सबसे पहले, और अब ये बहुत सी चीज़ें आपको लगेंगी कि ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कवर हो गई हैं. सो रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन एज बिट्स, हम ये चीज़ देख कर आए हैं अभी. सो वी नो दैट इन द मॉडर्न डे कंप्यूटर्स एवरीथिंग इज़ बिट्स. इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दैट. हमने ये पहले बार डिस्कस की थी कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा ये 0 और 1 ही हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता. इनफैक्ट वी हैव records of ancient computing devices जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंबल वाज जस्ट अ साइन ऑन अ गियर. तो एक पहिए के ऊपर एक गोल गोल के ऊपर एक निशान लगा हुआ, जिस तरह से घड़ी के ऊपर निशान होते हैं. दैट कुड आल्सो बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिंबल. दैट कुड बी एक आपकी घड़ी के ऊपर जो 12 सिंबल्स बने हुए हैं वो भी सिंबल्स हैं. और आपकी जो बीच में सुई है घड़ी की, एनालॉग घड़ी की, वो इंडिकेट कर रही है कि कौन सा सिंबल इस वक्त एक्टिव हुआ हुआ है. इसी तरह से जो इनिशियल कंप्यूटर बना था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, उस कंप्यूटर के अंदर डेसिमल सिस्टम यूज़ होता था. एंड 10 डिफरेंट सिंबल्स यूटिलाइज टू रिप्रेजेंट नंबर्स एट दैट पॉइंट. और उस वक्त बाइनरी यूज़ नहीं अभी होना शुरू हुए थे कंप्यूटर्स के अंदर. सो इट्स नॉट नेसेसरी ना अभी और ना फ्यूचर के लिए कि ये हमेशा 2 ही रहेंगे. लेकिन करेंटली दिस इज़ द स्टैंडर्ड दैट वी यूज़. ये चीज़ हमें हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर बेहतर भी लगती है और ज़्यादा रोबस्ट भी लगती है. यहाँ पर अगर मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो दिलाऊँ तो इस मेथड में हम 0 से लेकर 1.1 वोल्ट के बीच में इन 2 सिंबल्स को इनकोड कर रहे हैं. तो यू कैन सी कि 0 से 0.2 तक हम सिंबल 0 समझ रहे हैं, और 0.9 से 1.1 तक हम सिंबल 1 समझ रहे हैं. और आप ये भी देख सकते हैं कि ये नॉइजी है. ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. देयर इज़ नॉइज़ एंड देयर इज़ नॉइज़ हियर एज वेल. लेकिन क्योंकि थ्रेशहोल्ड दोनों साइड पर अच्छी खासी वाइड है, सो दिस इज़ एरर प्रोन. अगर ये थ्रेशहोल्ड इससे पतली होती, यू कैन इमेजिन कि अगर थ्रेशहोल्ड इससे ज़्यादा बारीक होती तो कुछ ना कुछ नॉइज़, जैसे ये वाली नॉइज़ है या ये वाली नॉइज़ है, वो हो सकता है कि हमारे 0 और 1 की इंटरप्रिटेशन को ख़राब कर देती. तो नॉइज़ के लिए रोबस्ट होना, और सेकेंडली जो जिस तरह से हम बायस्टेबल एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, अब आप मल्टी वाइब्रेटर्स तक किसी हद तक उसकी गुफ्तगू सुनाए हैं पिछली वीडियो के अंदर, तो उसमें ये हमारे लिए आसान होता है कि हम 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को स्टोर करें और उसके ऊपर मैप कर दें 0 और 1 को. सो जैसा कि हम इससे पहले देख कर आए हैं, वी कैन काउंट इन बाइनरी, वी कैन रिप्रेजेंट नंबर्स इन बाइनरी. सो बेस 2 की रिप्रेजेंटेशन होती है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर 15213, बाय द वे, जो कि 15213 इज़ द कोर्स कोड जो जिस नाम से ये CMU में कोर्स पढ़ाया जाता है. दैट्स वाई दे आर कंटिन्यूसली यूजिंग 15213.
We should probably call it 2 to 5 or something, but that's a smaller number. But take it as your assignment, convert करें 2 to 5 को बाइनरी के अंदर and find out what's the answer. अच्छा, यहाँ पर हमने एक डेसिमल वैल्यू को, सो दिस इज डेसिमल बाय द वे, और यहाँ पे इसको हम डेसिमल पॉइंट नहीं कहते बल्कि बाइनरी पॉइंट कहेंगे. सो यहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की कन्वर्जन आपको दिखाई हुई है. हम इस चीज़ की डिटेल में जाएंगे तकरीबन एक आध हफ्ते बाद, जिस वक्त हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को देख रहे होंगे. बट अनटिल देन ऑल यू नीड टू नो इज़ कि ये आपका बाइनरी पॉइंट है, और इसकी इस साइड पे तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पोजिशनल वैल्यूज़ जो हैं वो 1 2 4 8 16 32 64 128 512 1024 चलती हैं. लेकिन इस साइड के ऊपर ये 2 raised to power -1 which is 1 over 2, 2 raised to power -2 which is 1 over 4, 1 over 8, 1 over 16 चलती हैं. ठीक है, सो दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन कि अगर आप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बाइनरी पॉइंट हैं या ऑन द राइट साइड ऑफ द बाइनरी पॉइंट हैं. ठीक है, तो ये एक छोटी सी तब्दीली आएगी एंड विल सी कि हम बहुत आसानी से इनको भी कन्वर्ट कर सकेंगे, और बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी एंड ऑल ऑफ दोज कन्वर्जन्स आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड वंस वी नो कि ये कन्वर्जन्स यूज़ हो रही हैं. अच्छा जनाब, सो ये वो टेबल है आपका फेमिलियर टेबल जो आप इससे पहले देख कर आए हैं. यहाँ सिर्फ एक चीज़ दोबारा याद दिलाना मकसद है कि हमें हेक्साडेसिमल की ज़रूरत क्यों पड़ती है जबकि हमारे सिस्टम में ये रिप्रेजेंटेशन में कहीं यूज़ नहीं हो रहा. इसकी ज़रूरत हमें ह्यूमंस के लिए पड़ती है. एक पूरी स्क्रीन भरी हुई ज़ीरोज़ और वंस की जब आपके सामने होगी तो इट वोंट मेक मच सेंस. यानी आप काउंटिंग करेंगे उसके ऊपर की ये 31st बिट है और 32nd बिट है और 33rd बिट एंड सो ऑन. तो उसके लिए हम इसको ग्रुप्स ऑफ 4 में डिवाइड कर लेते हैं. ग्रुप्स ऑफ 4 में डिवाइड करने के बाद हम इस चीज़ को एज ग्रुप्स ऑफ 4s को इनकोड कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको इनकोडिंग नज़र आ रही है, या जैसे कि यहाँ पे इसकी आपको इनकोडिंग जो है ये 0 में नज़र आ रही है. तो ये हमारे देखने की आसानी होती है. एज वी ऑलरेडी सॉ के 9 से आगे की चीज़ों को हम इन अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए से लेकर F तक, और आप इसकी क्विज़ के अंदर एक ज़्यादा एडवांस फॉर्म भी देख चुके हैं. अच्छा, सी लैंग्वेज के अंदर हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये 0x यूज़ करते हैं. 0x, ठीक है, मैं 0 को अक्सर जो है वो ये बीच में लाइन डाल के लिखता हूँ ओ से अलग करने के लिए, बट 0x समथिंग वुड बी हेक्साडेसिमल. और सिमिलरली अगर आप किसी चीज़ को बाइनरी लिखना चाहते हैं तो देन यू नीड टू राइट इट एज 0b. तो 0b करके लिखेंगे तो आप आगे एक बाइनरी नंबर लिख सकते हैं. सो दीज आर द प्रीफिक्सेस जिससे सी को मालूम हो जाता है कि आगे लिखा हुआ नंबर जो है वो बाइनरी है या वो हेक्साडेसिमल है. ठीक है, सिमिलरली और नोटेशंस भी हैं जो बाकी ऑक्टल वगैरह के लिए आपको ज़रूरत पड़े तो आप यू कैन ऑलवेज लुक दैट अप. अच्छा जनाब, सो ये अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इस पर हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे. यहाँ पर आप डिफरेंट सी की डेटा टाइप्स देख रहे हैं. सो कैरेक्टर एंड शॉर्ट एंड इंट एंड लॉन्ग एंड फ्लोट एंड डबल एंड लॉन्ग डबल एंड देन देयर इज अ पॉइंटर टाइप. और उसके बाद आप डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को देख रहे हैं. सो देयर इज अ टिपिकल 32-bit आर्किटेक्चर, नॉट नेसेसरीली IAPX 32. इंटेल एडवांस्ड आर्किटेक्चर ज़रूरी नहीं है कि ये हो. सिमिलरली टिपिकल 64-bit आर्किटेक्चर, ये कोई भी हो सकता है, आर्म भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है. एंड देन फाइनली यू हैव योर x86 64 आर्किटेक्चर जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे, जो हम स्पेसिफिकली इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर्स की तरफ देख रहे हैं. तो इसके अंदर यू कैन सी दैट द कैरेक्टर इन अक्रॉस दीज आर्किटेक्चर्स इज़ यूजिंग जस्ट 1 बाइट. और इसके पीछे एक रीज़न है. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके कैरेक्टर्स के अंदर यूजुअली जो ASCII रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, कैन यू टेल मी कि ASCII कोड जो है वो कितने बिट का है? सो मे बी यू आर थिंकिंग 8 बिट, विच इन अ वे इज़ राइट. लेकिन ASCII का जो नॉर्मल हिस्सा है जो हम आमतौर पर यूज़ करते हैं वो 7 बिट का है, जबकि वहाँ से आगे जो शुरू होता है रिमेनिंग 127 जो आपके पास कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे एक्सटेंडेड ASCII हैं. So you have your original ASCII, so 128 unique characters followed by 128 more unique characters which are extended ASCII, जिससे वो borders बनते हैं और design patterns बनते हैं और उस तरह की चीज़ें बनती हैं. So क्योंकि आपने 256 unique characters represent करने थे और यानी 0 से 255 तक, लिहाजा सिंगल बाइट सफाइसेस. बाय द वे ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि ये यूनिकोड को सपोर्ट नहीं करता. सो सिंपल कैरेक्टर यूनिकोड को सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए WChar वाइड कैर यूज़ करना पड़ता है जो उससे बड़ा होता है. एंड इट कैन गो अप टू सो इट्स डिफाइंड एज 16 बिट, बट यू कैन ऑल्सो हैव वेरिएंट्स. जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसकी बात करेंगे कि वी कैन गो इवन हायर देन दैट. अच्छा, शॉर्ट अक्रॉस द बोर्ड सेम साइज़ का है, 16 बिट का है. इंट अक्रॉस द बोर्ड 32 बिट्स का है, यानी 4 बाइट्स का है. लॉन्ग डिफरेंट है.
सो लॉन्ग की जो डेफिनेशन है वो 32 बिट आर्किटेक्चर के ऊपर 4 बाइट्स है और 64 बिट आर्किटेक्चर के ऊपर 8 बाइट्स यानी 64 बिट है। सो लॉन्ग बेसिकली अगर आपने ऐसा इंटीजर डिफाइन करना है, इंटीजर वैल्यू डिफाइन करनी है जो कि पूरी 64 बिट के आर्किटेक्चर पे पूरे का फ़ायदा उठा रही हो, तो उसको आपको लॉन्ग के तौर पे डिफाइन करना पड़ेगा, ना कि इंट के तौर पर। फ्लोट is 4 across the board. Double is again floating point numbers को double precision में represent करने के लिए, that is also 8 bytes across the board. Long double is something जो कि अब यूज़ नहीं होता। इनिशियली ये पुराने आर्किटेक्चर्स पे हमारे पास 10 बाइट का था, नए आर्किटेक्चर्स पे जो वो रिमेनिंग 6 बाइट्स रह गई थी इसको नाइसली 2 की पावर्स में रिप्रेजेंट करने में, वो भी शामिल कर दी गई, तो अब ये 16 बाइट का है लॉन्ग डबल। एंड सिमिलरली पॉइंटर, सो आप इससे पहले की मेरी वीडियोस में सुन आए हैं, पॉइंटर का वर्ड जब यूज़ होता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट मेमोरी एड्रेसेस। एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है जो नोट करने की, आपको याद होगा मैंने आपको प्रोसेसर वाली वीडियो में ये बताया था कि जब किसी प्रोसेसर को हम 64 बिट प्रोसेसर कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसके एक्यूमुलेटर का साइज 64 बिट है। आप कुछ जगहों पर पढ़ेंगे और सुनेंगे कि नहीं, ये इसकी एड्रेसेबिलिटी के ऊपर डिफाइन होता है। ये ऐसा अगरचे यू कैन थिंक ऑफ दैट एज अ स्लाइड कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये काफ़ी रिलायबल जगहों पर भी यूँ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन असल में जहाँ ये चीज़ कंसोलिडेट होती है वो यहाँ होती है कि हम अपने मेमोरी एड्रेसेस को प्लस माइनस करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, मैनिपुलेट करना पड़ता है, और जाहिर है वो हम अक्सर ALU के थ्रू करते हैं। सो यू विल फाइंड कि ये एड्रेसेस आपके इन साइजेस के बराबर होंगे। सो इन मैनी केसेस यू विल फाइंड these to be equal। ये बहुत से आर्किटेक्चर्स के ऊपर आपको ये चीज़ कॉमन मिलेगी, ठीक है। तो ये जहन में रखिएगा कि पॉइंटर इस वजह से भी जो आपकी मेमोरी एड्रेसेस हैं और जो आपके एक्यूमुलेटर के साइजेस हैं वो अक्सर सेम होते हैं, बिकॉज दैट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द मैनिपुलेशन। दैट्स नॉट अ रूल, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से टाइड है, लेकिन इट्स कॉमनली इम्प्लीमेंटेड लाइक दिस। अच्छा जनाब, सो इन द 19th सेंचुरी जॉर्ज बूल ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हम दो चीज़ों को करीब ला सकते हैं, अलजेब्रा को और इस बूलियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स को। और बेसिकली ये रियलाइजेशन इस चीज़ पर बेस्ड थी कि हम ट्रू को 1 के तौर पर रिप्रेजेंट करें और फॉल्स को 0 के तौर पर रिप्रेजेंट करें, तो द टू फील्ड्स कैन बेसिकली कन्वर्ज ऑन वन पॉइंट एंड वी कैन हैव समथिंग विच इज़ बूलियन एंड एट द सेम टाइम वी कैन डू अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन इट। ये चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी देख कर आए हैं। बाय द वे यहाँ आपको कुछ सिंबल्स C++ के नज़र आ रहे हैं जो हम इससे पहले भी शायद जिनका जिक्र करके आए होंगे। उनके अंदर आपको एंड के लिए ये एम्परसेंड का सिंबल नज़र आ रहा है, और के लिए पाइप सिंबल नज़र आ रहा है, नॉट के लिए ये टिल्डा जिसको हम ट्विडल भी कहते हैं नज़र आ रहा है, और जॉर के लिए, एक्सक्लूसिव और के लिए ये कैरेट साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये टेबल्स पढ़ने किस तरह से हैं, टेबल थोड़े से डिफरेंट हैं। सो फॉर एग्जांपल 1 और 1 इनपुट्स हों तो आउटपुट 1 होती है, 0 और 0 इनपुट हो तो आउटपुट 0 होती है, 1 और 0 इनपुट हो तो आउटपुट 0 होती है, एंड सो ऑन। इसको इस तरह से रीड करना है, ठीक है। और ये चीज़ आपको यहाँ पर और का टेबल नज़र आ रहा है, यहाँ पे नॉट का नज़र आ रहा है, जिसके केस में एक ही इनपुट है तो 0 से 1 और 1 से 0 हो रहा है, एंड देन यू हैव द एक्सक्लूसिव और। देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस एक्सक्लूसिव और, बाय द वे। अगर आपको आप में से किसी को इंटरेस्ट हो ना मशीन लर्निंग में, तो वो ज़रा लुकअप इस चीज़ को करे। एक टर्म है AI विंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विंटर। बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम पेश आ गई थी 1970s में कि जिसमें ऐसा लग रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ काम का काम नहीं कर सकती, क्योंकि यही फंक्शन जो आपके सामने लिखा हुआ है और इसी अंदाज से लिखा हुआ है, इसके बीच में कोई क्लासिफायर उस वक्त तक जो हमारे पास बेस्ट क्लासिफायर मौजूद था वो क्लासिफाई नहीं कर सकता था। वो ये नहीं बता सकता था कि वो ज़ीरोज़ और वंस के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर सके जिसमें वंस एक तरफ हों और ज़ीरो दूसरी तरफ हों। आप भी ट्राई करें, कोई ऐसी लाइन लगाने की कोशिश करें जिसमें ज़ीरोज़ एक तरफ हों और वन दूसरी तरफ हों, ठीक है। नाइसली सारे के सारे जीरोस लाइन के एक तरफ हों और वंस दूसरी तरफ हों। तो ये दिस इज़ बिसाइड द पॉइंट, बाय द वे। ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर शौक हो तो जाकर इसको सर्च करके देखें। परसेप्ट्रॉन का टर्म सर्च करें, परसेप्ट्रॉन जॉर फंक्शन, और देखें कि आपको क्या मिलता है। सो दिस सीमिंगली वेरी नाइव लुकिंग ट्रुथ टेबल जो यहाँ नज़र आ रहा है हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स इन द हिस्ट्री। अच्छा जनाब, ये भी आप ऑलरेडी करके आए हैं बिट वेक्टर्स के ऊपर बूलियन अलजेब्रा अप्लाई करके। जल्दी जल्दी इससे पहले कि मैं इसको वीडियो को आगे बढ़ाऊं और इसके आंसर्स आपको दूं, ज़रा यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस अपने तौर पर कर लें। वीडियो पॉज करें,
ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होता है ताकि आप थोड़े से इंगेज रहें, वरना वीडियो के सामने पॉपकॉर्न लेके बैठे रहने से कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। या एक वक्त में अगर आप 2 लेक्चर्स की वीडियो सुन रहे हैं तो उसका भी इतना फ़ायदा नहीं होता। तो ट्राई टू इंगेज एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। सो एंड और एक्सक्लूसिव और नॉट। ठीक है, आई होप कि आपने किया और आपके यही आंसर्स आए जो हम निकाल रहे हैं। ये बिटवाइज ऑपरेशंस हैं और ये इनके बिटवाइज आंसर। अच्छा, अब हम ना इस बिट रिप्रेजेंटेशन का एक बहुत इंटरेस्टिंग फ़ायदा देखने लगे हैं। ऐसे ये एक एप्लीकेशन है, ये इसकी एक एग्जांपल है जो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। सो फ़र्ज़ कीजिए कि आपको एक काम दिया जाता है कि आपने ना अपने प्रोग्राम में सेट रिप्रेजेंट करने हैं और वो सेट होंगे डिफाइंड ऑन इंटीजर्स फ्रॉम 0 to w-1 where w could be anything. So let's say w is 8. If w is 8 तो then it has 8 distinct इंटीजर्स जो स्टोर किए जा सकते हैं 0 से लेकर 7 तक। अगर आप इसके सेट डिफाइन करने लगें, सो फॉर एग्जांपल एक सेट में पड़ा हुआ है 0, 3 और लेट्स से 7, तो इस किस्म के सेट के लिए आप हर एक को फॉर एग्जांपल एक इंटीजर में स्टोर करना चाहेंगे। अगर आप हर चीज़ को एक इंटीजर में स्टोर करेंगे तो 8 डिफरेंट चीज़ों को स्टोर करने के लिए किसी एक सेट में अगर सारे आ जाते हैं तो आपको 8 बाइट्स रखनी पड़ेंगी। बट वी कैन डू मच बेटर एंड दैट्स व्हाट वी आर शोइंग हियर। हम इन पूरे सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज दीज बिट मैप्स। इसका क्या मतलब है? आप एज्यूम कर लें कि हम इस सेट को इन पोजिशनल वैल्यूज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब सेट की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यही हो सकती है ना एक सेट में, और कुछ तो नहीं आ सकता। मैक्सिमम जो सेट बड़े से बड़ा होगा उसमें 0 से लेकर 7 तक के सारे इंटीजर्स होंगे, और जो कम से कम होगा वो एम्प्टी होगा। इस बिट स्ट्रिंग जो कि बेसिकली यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक बाइट है, इस एक बाइट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सेट को। सो यू कैन सी कि मैंने 0 की पोजीशन को 1 कर दिया है, 3 की पोजीशन को 1 कर दिया, 5 की पोजीशन को 1 कर दिया और 6 की पोजीशन को 1 कर दिया। और ये करने से ये वाला सेट मेरे पास एक बाइट में रिप्रेजेंट हो गया। रादर देन इसको मैं 4 बाइट्स में रिप्रेजेंट करता, मैंने इसको सिंगल बाइट में रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली एक दूसरा सेट है, इसमें 0 2 4 6 है, मैंने इसको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिंगल बाइट में रिप्रेजेंट कर दिया। सो नाउ आई हैव दीज टू सेट्स रिप्रेजेंटेड एज 2 बाइट्स, और ये दोनों सेट पूरे पूरे भरे हुए भी हो सकते थे। अच्छा, इससे पहले कि मैं नीचे ऑपरेशंस दिखाऊं, एक चीज़ नोट कर लें, इन दोनों सेट्स में ये 6 कॉमन है और इनमें ये 0 कॉमन है, और बाकी सारी चीज़ें 2 4 5 3 जो हैं वो दोनों में कॉमन नहीं है, वो दोनों में अलग अलग हैं, एक में है और दूसरे में नहीं। ठीक है। अच्छा, अब फ़र्ज़ कीजिए कि मैं सेट के ऑपरेशंस डिफाइन करना चाहता हूँ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या करता है? दो सेट्स की कॉमन चीज़ों को निकाल लेता है। अगर हम एंड को यूज़ करें, बिट वाइज एंड को यूज़ करें, तो वो इन दोनों सेट्स के बीच में अगर आप बिट वाइज एंड करेंगे तो सिर्फ जो कॉमन चीज़ें होंगी यानी 0 और 6, सिर्फ वो दो चीज़ें रह जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें निकल जाएंगी। अगर मैं और यूज़ करूँ बिटवाइज और, तो और क्या करता है, सॉरी, और यूनियन इंप्लीमेंट कर सकता है, और यूनियन क्या करता है? दोनों तरफ की चीज़ों को जमा कर देता है, उसमें मिक्स कर देता है। सो उसमें 0 3 5 6 और 0 2 4 6 को यूनिक करके ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी, और आप देख सकते हैं 0 2 3 4 5 6 सब का सब इसमें मौजूद है। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस मीनिंग जो एक में है और दूसरे में नहीं है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए वी कैन यूज़ द एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। सो आपको मालूम है कि एक्सक्लूसिव और उस वक्त 1 देता है जब एक तरफ 0 हो और दूसरी तरफ 1 हो। 0 1 और 1 0 के केस में ये 1 देता है, अदरवाइज दोनों तरफ चीज़ें सेम हो तो ये 0 कर देता है। एंड यू कैन सी कि जो चीज़ें दोनों तरफ कॉमन थी वो इसने निकाल दी, और 2 3 4 5 सिमेट्रिक डिफरेंस वो आपके पास आ गया। एंड देन ये जो टिल्डा है या ट्विडल है, ये आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल कर दे देगा। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सेट का कॉम्प्लीमेंट इस सेट का सेकंड वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो निकाला है, तो उसने मुझे 1 3 5 7 दे दिया, वो चीज़ें जो इस सेट में मौजूद नहीं थी। सो लाइक इट्स द यूनिवर्सल सेट माइनस दिस, यानी जो भी इस पॉइंट तक यूनिवर्स था विच वाज 0 up to 7, उसमें से इसने माइनस करके मुझे आंसर दे दिया। ठीक है जनाब, यहाँ तक होपफुली आपको चीज़ क्लियर हो रही है। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ यूज्ड अ लॉट, इट इज़ यूज्ड इन प्रोग्रामिंग रिलेटेड टू नेटवर्किंग, और आगे जाकर जब आप कभी इमेजेस वगैरह पर आएंगे और बिटमैप का वर्ड आपको वैसे ही फेमिलियर लग रहा होगा, तो आपको वहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सरप्राइजेस मिलेंगे कि वी कैन डू अ लॉट जस्ट बाय यूजिंग बिट्स। अच्छा जनाब, सो अब हम थोड़ा सा इस बिट लेवल ऑपरेशंस को मज़ीद देखते हैं। ऑपरेशंस आपके पास क्या हैं? एम्परसेंड, पाइप, ट्विडल या टिल्डा और
कैरेट। मैं दोनों इनके सारे नाम यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप कहीं सुने कोई और लेक्चर या पढ़ें तो आपको कुछ मुश्किल ना हो उसमें, ठीक है। ये किसी भी इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई हो सकता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट कैरेक्टर अनसाइंड के ऊपर। ये अपने आर्ग्यूमेंट्स को एज बिट वेक्टर्स देखता है, जैसे अभी आप देख कर आए हैं, और आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर बिट वाइज अप्लाई होता है, जैसे आपने अभी 2 स्लाइड्स पहले खुद से सॉल्व किया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये हेक्साडेसिमल 41 है और मैं इसके ऊपर ट्विडल अप्लाई करता हूँ या टिल्डा अप्लाई करता हूँ तो मुझे ये बी ई दे देता है। एंड यू कैन वेरी इजीली सी हर एक को आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया है, 0 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 0 आ गया, 0 की जगह 1 आ गया, एंड सो ऑन। और इस चीज़ को आपने हेक्साडेसिमल में जाकर देखा तो दिस इज इक्वल टू बी ई, ठीक है। सिमिलरली 0 का बिटवाइज अगर मैं करूँगा तो एफ एफ निकल आएगा। अगर मैं एंड ले रहा हूँ हेक्साडेसिमल 69 और हेक्साडेसिमल 55 का, इन दोनों चीज़ों का एंड ले रहा हूँ बिटवाइज, आप करके देख लें, ऊपर नीचे इनको लिखें और इनका एंड ले लें तो ये चीज़ निकलेगी। एंड सिमिलरली और ले रहा हूँ बिटवाइज तो मेरे पास ये चीज़ निकलेगी, ठीक है। ये सब कुछ चूँकि हम पहले करके आए हैं, मैं इस पर कोई वक्त अलग से नहीं लगा रहा। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सी प्लस प्लस में। एक चीज़ सी और सी प्लस प्लस किसी में भी एक चीज़ तो आपने देख ली कि इसमें जो हैं ये बिटवाइज लॉजिक ऑपरेशंस हैं जो अभी हम देख कर आए हैं। सो बिटवाइज लॉजिक ऑपरेशंस एक ये हैं, और एक हैं जिनको हम इसके लॉजिक ऑपरेशंस कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये वो होते हैं जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं डबल एम्परसेंड से, डबल पाइप से, या इस एक्सक्लेमेशन मार्क से जिसको हम बैंग भी कहते हैं। सो डबल एम्परसेंड, डबल पाइप या बैंग, ये तीनों के तीनों, एंड यू हैव यूज देम इन योर प्रीवियस कोर्स CS100 के अंदर। इसको आपने एंड के तौर पे यूज़ किया है, इसको और के तौर पे यूज़ किया है, और इसको नॉट के तौर पे यूज़ किया है। ये एंड और नॉट, और वो एंड और नॉट में क्या फ़र्क है जो हमने यहाँ पर अभी बिटवाइज ऑपरेशंस में देखा है। और ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वो गलती है जो हमारे बहुत से बग्स की रीज़न बनती है। अब मैं आपके सामने कुछ प्रोग्राम्स रखता हूँ और आपसे सवाल पूछता हूँ, आप पढ़ के आए हैं ना प्रोग्रामिंग, सी तो आती है आपको। इंट a इज इक्वल टू 5, इफ़ a इज़ लेस देन 5। अब मुझे बताएं इफ़ के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? ठीक है, आपने कुछ ना कुछ सोचा, आपने कहा नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, लेकिन क्यों नहीं जाएगा? ये जो चीज़ थी ये इवेल्युएट हुई है, a इज़ लेस देन 5, और इसके जवाब में कुछ बना है। वो क्या बना है? तो होपफुली आप ये पढ़कर आए होंगे कि यहाँ पर इसके जवाब में दो में से एक चीज़ बनती है, या ट्रू या फॉल्स। लेकिन ट्रू या फॉल्स का मतलब क्या होता है? सी की ज़बान में ट्रू या फॉल्स क्या होता है? सी की ज़बान में किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ट्रू का क्या मतलब है और फॉल्स का क्या मतलब है, तो फॉल्स का मतलब है ज़ीरो, यानी उसमें सिर्फ ज़ीरो हो सकता है, और ट्रू का मतलब है एनीथिंग बट ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा कुछ भी। सो वन होना ज़रूरी नहीं है ट्रू के लिए। ज़ीरो के अलावा कुछ भी पड़ा हुआ है तो वो ट्रू है, और ज़ीरो पड़ा हुआ है तो वो फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ C++ पे डिपेंड करता है कि किस तरह से रिप्रेजेंट हुए हैं। मोस्टली जो आपकी रिप्रेजेंटेशन जो ऑटोमेटिकली सिस्टम बनाता है ट्रू की, वो 1 बनाता है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं। अभी हम देख लेते हैं इसकी कुछ मिसालें और इसको अपने पास ट्राई करके भी देखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगला देखते हैं। अगर मैं इसी केस में इफ़ a करूँ तो क्या होगा? और पहला सवाल तो मेरा ये, कितनों ने अब तक कभी ये किया है और कितनों को लग रहा है कि ये सिंटैक्स एरर है? It's not a syntax error, and it's, by the way, this a will evaluate to true because it's में 5 पड़ा हुआ है, 0 नहीं है, 5 है तो ये true है, और ये if चल जाएगा। if not a, और not में यहाँ bang यूज़ कर रहा हूँ, टिल्डा नहीं यूज़ कर रहा। टिल्डा यूज़ करता तो उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता, वो बिट वाइज होता, और वो इस 5 की रिप्रेजेंटेशन यानी 101 जो मेरे पास पड़ा हुआ होता इस 32 बिट इंटीजर के अंदर, वो उसको रिवर्स करता और 1 और 1 की जगह 0 कर देता और बाकी सारे जीरोस को 1 कर देता। यहाँ पे इसका मतलब सिंपली ये है कि a ट्रू है और इसने इसको फॉल्स कर दिया, इसने उस ट्रू को फॉल्स कर दिया। दैट मीन्स कि इसके अंदर नहीं जाएगा। इन a इज इक्वल टू 0, इफ नॉट a, इससे क्या होगा? क्योंकि a 0 है, नॉट उसको ट्रू कर देगा, यानी इस केस में मोस्ट इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर इसको ये 1 कर देगा, और 1 कर यानी a में स्टोर कुछ नहीं करेगा, जो जब इवेल्युएट करेगा यहाँ पर तो इवेल्युएट करके 1 करेगा और इसमें चला जाएगा। वाइल 1, पहला सवाल तो ये, कितनों ने आज तक ये यूज़ किया? यार ये तो यूज़ किया होगा, वैसे ये नहीं यूज़ किया तो बड़ा कुछ मिस किया है ज़िंदगी में।
This is an infinite loop and this is the most elegant way of writing an infinite loop. और आप कह रहे होंगे इसका क्या फ़ायदा, ये क्यों पढ़ा रहे हैं? I would like to argue कि जितना इसका फ़ायदा है बहुत कम चीज़ों का फ़ायदा इतना होगा. This infinite loop is essentially the core of any operating system. Any program जिसने कभी ख़त्म नहीं होना होता, जब से एक सिस्टम ऑन होता है जब सिस्टम ऑफ होता है उस वक्त तक वो हमेशा इन्फिनिट लूप में चलता है और वो अपने अंदर से दूसरे प्रोग्राम्स को स्पॉन करता है and so on and so forth. So if I want to write an operating system in one line, not an operating system, it won't be an operating system, but a program that's going to hold everything and just keep running, it would be something like this. और बाकी सब कुछ हम फिर इसके अंदर करते हैं, इसके जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर हम सब कुछ कर रहे होते हैं. ठीक है, आई होप कि आप इससे पहले फेमिलियर होंगे. while 0 पहली दफ़ा में टर्मिनेट हो जाएगा. while 25 is as good as while 1. int a is equal to 10. while a ये क्या करेगा, जैसे इफ ने किया था ये इसको ट्रू समझ के चलता रहेगा. while not a ये क्या करेगा, सो a ट्रू है, not a false हो गया, ये फेल हो जाएगा. if a is less than 2 and b is less than 3, अब ये एंड कौन सा है, अगर यहाँ कभी गलती से आपने बिटवाइज एंड लगा दिया तो प्रोग्राम गया. दैट वुड बी अ बिग बग और ये हम सब गलती कर चुके हैं और करते हैं और करते रहते हैं. तो ये ज़रा एहतियात से इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है. अगेन दिस इज़ गोइंग टू एवेल्यूएट टू ट्रू और फॉल्स. तो बेसिकली यहाँ पे a इज़ लेस देन 2, b हमने डिफाइन नहीं किया हुआ तो फ़र्ज़ करें ये वाली चीज़ जो है ये फॉल्स है क्योंकि a तो 10 है. तो यहाँ पे आपके पास फॉल्स आ गया विच मीन्स के 0. और ये b इज़ लेस देन 3, मैं इसको कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ कि ये b इज़ लेस देन 3 भी अगर कुछ भी हो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा. लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट और है इस ऑपरेटर का जिसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं या अर्ली टर्मिनेशन कहते हैं. शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है, आपको याद होगा कि एंड का ऑपरेशन ऐसा है कि अगर उसकी इनपुट्स में एक भी फॉल्स हो तो उसकी आउटपुट डेफिनेटली फॉल्स होती है. तो जैसे ही एंड को किसी भी सीक्वेंस में पहला फॉल्स मिलता है वो वहां से आगे चेक करना बंद कर देता है. सो ये चीज़ एवेल्यूएट ही नहीं होनी. इसी फॉल्स के बाद एंड जो है वो इस पूरी चीज़ को फॉल्स कर देगा और नहीं जाएगा इस इफ के अंदर. ये चीज़ें करके देखिएगा. आपके पास अब इंस्टॉलेशन वगैरह हो चुकी होगी आपके कंपाइलर वगैरह की, और उस पर जाकर, नहीं तो किसी भी सी के कंपाइलर के ऊपर जाकर इसको ट्राई करके देख लें एंड हैव फन विद दिस, प्ले विद दिस. अच्छा जी, while a is less than 10 जो कि नहीं है, सो ये फॉल्स है. और b is not equal to 1. अब मसला ये है कि ये और, क्योंकि और को ज़रूरत होती है सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ किसी एक ट्रू की, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट काम नहीं करेगा. ये पहला फॉल्स आ गया, खैर है, अभी भी इसके पास होने के चांसेस हैं. ये आगे बढ़ेगा, इसको देखेगा, अगर ये सक्सेसफुल हो रहा होगा तो यहाँ से इसको ट्रू कर देगा, अगर ये फेल हो रहा होगा तो फेल करेगा. यानी सारी इनपुट्स अगर उसकी फॉल्स होंगी तभी आउटपुट फॉल्स होगी. इफ 35 and 40 sounds interesting, right? So this is also true and this is also true, so both of these are true, so therefore it's going to evaluate that to true. 35 and false, meaning 35 and 0, this is going to be false. Alright, so now that you have seen that, अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर और इसको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली देख लेते हैं. ये जो तीन चीज़ें हैं ये बिट वाइज ऑपरेशंस नहीं हैं, ये लॉजिकल ऑपरेशंस हैं. यहाँ 0 को फॉल्स देखा जाता है, एनीथिंग नॉन ज़ीरो को ट्रू देखा जाता है, और हमेशा इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो 1 या 0 होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसी हेक्साडेसिमल 41 को बैंग ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करूँ तो इसके रिजल्ट में 0 आएगा. अगर आपको याद हो अभी हमने देखा था कि अगर हम इसको टिल्डा से करते तो ये आंसर आ रहा था, लेकिन बैंग से करेंगे तो ये आंसर आएगा. 0 को बैंग से करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 0 को टिल्डा से करेंगे तो एफ आंसर आएगा. तो ये अच्छी तरह आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि इनमें फ़र्क क्या है. अच्छा, मैंने यहाँ पे बैंक प्लस बैंक 2 दफ़ा यानी डबल बैंक ऑपरेशन यूज़ किया है, और उससे क्या हुआ है, 2 दफ़ा ये ऑपरेशन यूज़ करने से एक दफ़ा ये इस ट्रू से फॉल्स बना यानी 0 बना, और दूसरी दफ़ा से ये 0 से 1 बन गया. आपसे वादा किया था ना शुरू में कि आपकी प्रोग्रामिंग बेहतर होगी सिस्टम को समझने से. सो आई होप कि अब कुछ ना कुछ आप नया सीखना शुरू हो गए. सिमिलरली यहाँ पर 69 हेक्साडेसिमल और 55 हेक्साडेसिमल का मैंने ये वाला एंड किया है, यानी लॉजिकल एंड किया है, और क्योंकि दोनों चीज़ें नॉन ज़ीरो हैं, ट्रू हैं, तो दिस एवेल्यूएट्स टू ट्रू. जबकि यहाँ पे ये बिट वाइज ऑपरेशन हम करके आए थे. यहाँ पे और है और इसका आंसर जो है ये ट्रू आ रहा है, जबकि यहाँ पे बिट वाइज और था और इसका आंसर ये आ रहा था. ठीक है जी. अच्छा,
एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, जो हमने अर्ली टर्मिनेशन की बात की थी, इसका मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग यूज़ केस दिखा देता हूँ। आपने पॉइंटर्स यकीनन CS 100 में पढ़े होंगे, आई नो कि आपको डिटेल में पढ़ाए गए हैं। आपको याद है नल पॉइंटर क्या होता है? ऐसा पॉइंटर जिसमें ज़ीरो पड़ा हुआ हो, ठीक है, और आपको एक्सेप्शन आ जाती है अगर आप उसको डी रेफरेंस करने की कोशिश करें। ये एक लाइन ऑफ कोड बैक वक्त ये भी चेक कर रहा है कि नल पॉइंटर है या नहीं, और साथ साथ ये भी देख रहा है कि उसको डी रेफरेंस करके कि उसके अंदर कोई ट्रू वैल्यू यानी नॉन ज़ीरो वैल्यू पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई है, ठीक है। अगर ये नल पॉइंटर होगा तो ये वैल्यूएशन होगी ही नहीं, तो लिहाजा यहाँ एक्सेप्शन नहीं आएगी कम अज़ कम, ठीक है। और दिस इज़ ओनली बिकॉज वी हैव द शॉर्ट सर्किट ऑपरेशन इन प्रोग्रेस और इन इम्प्लीमेंटेड हियर। अगर ये ना होता, शॉर्ट सर्किट बना हुआ, तो तब डेफिनेटली अगर ये नल पॉइंटर होता और ये इसको डी रेफरेंस हर केस में कर रहा होता इवेल्युएट करने के लिए, तो यहाँ एक्सेप्शन आ सकती थी, ठीक है। तो बस ये एक कंक्लूजन है जो आपने जहन में रखना है कि जब भी कभी ये दोनों तरह के ऑपरेशंस यूज़ हो रहे होंगे, बिटवाइज भी और लॉजिकल भी, तो बहुत एहतियात कीजिए, यहाँ पे गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। All right, so now we are ready for looking at another type of operations जो हमने इससे पहले जिस वक्त arithmetic और logic operations देखे थे उस वक्त इसको नहीं देखा था, but these are also very important operations for us and these are known as shift operations. अच्छा, शिफ्ट का मतलब बड़ा सादा सा होता है। शिफ्ट का मतलब ये होता है कि मेरे पास एक कंटेनर है, लेट्स से मेरे पास एक 4 बिट की स्टोरेज है जो आपके सामने यहाँ पड़ी हुई है, थिंक ऑफ इट एज अ रजिस्टर और व्हाटएवर। अब तो आपको ये भी मालूम है रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो ये 4 बिट की मेरी स्टोरेज है और मैं चाहता हूँ कि इसके कंटेंट्स शिफ्ट हो जाएं लेफ्ट या राइट। मेरे पास 4 किस्म के शिफ्ट ऑपरेशंस हैं। 2 को हम कहते हैं लॉजिकल शिफ्ट और 2 को कहते हैं अरिथमेटिक शिफ्ट। और आपके लिए समझना बड़े आसान होंगे क्योंकि आप इसके सारे प्रीडिक्स अब तक देखा है। अच्छा, पहले लॉजिकल शिफ्ट को देखते हैं। लॉजिकल शिफ्ट का सिर्फ मतलब ये है कि ये सारी की सारी बिट्स, अगर ये सिंगल लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट है, जो कि हम यहाँ पे सिंगल शिफ्ट लेफ्ट देख रहे हैं, वैसे ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, हम कह सकते हैं 3 दफ़ा शिफ्ट कर दो लेफ्ट या 2 दफ़ा शिफ्ट कर दो राइट या सो ऑन। लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट वंस करने का मतलब ये है कि यहाँ से राइट साइड से 0 एंटर होगा, सारे के सारे कॉन्टेंट्स एक एक स्टेप टू द लेफ्ट हो जाएंगे और जो चीज़ यहाँ से बाहर निकलेगी वो कैरी बिट में चली जाएगी, जो सिस्टम की कैरी बिट है ना वो इसमें गिर जाएगी। और तो ये जो नीचे नज़र आ रहा है ना, ये हुआ है, सारी चीज़ें इस तरह से चली गई। दिस इज़ द ऑपरेशन ऑफ लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। आप अपने जहन में अगर ये A0 से लेकर A3 को बॉल्स समझ लेते ना, ये गेंदें रखी हुई हैं, मार्बल रखे हुए हैं, और यहाँ बाहर से ये जो ज़ीरो वाला मार्बल है ये एंटर हो रहा है, तो ज़ीरो मार्बल यहाँ आ गया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये जो टोकरी लगी हुई थी इसमें जाकर ये A3 वाला मार्बल गिर गया। दिस इज सिंपली योर शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। अच्छा, इंटरेस्टिंगली लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट एग्जैक्टली सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ नाम इनके दो हैं। अगर आप मशीन कोड जाकर देखेंगे तो वो भी सेम है दोनों का। लेकिन अभी देख लेते हैं कि फिर अरिथमेटिक शिफ्ट बनाने की ज़रूरत क्या थी। अच्छा, दिस इज लॉजिकल शिफ्ट राइट, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, मिरर इमेज है जो लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट था। यानी अब अब जीरो यहाँ से एंटर होगा और ये सारी की सारी बॉल्स जो हैं ये दूसरी डायरेक्शन में मूव होंगी और एक एक पोजीशन आगे चली जाएंगी। तो आप देख सकते हैं जीरो यहाँ पे आ गया, A3 A2 A1 और A0 जो है वो C के अंदर चला गया, कैरी के अंदर चला गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट, मैंने कहा था ना अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट और लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट में कोई फर्क नहीं, तो बिल्कुल सेम काम जो ऊपर होता नजर आ रहा है वही यहाँ पर हो रहा है। अब हम उसकी तरफ देखते हैं जो इंटरेस्टिंग है और डिफरेंट है। अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है और आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ी। अरिथमेटिक शिफ्ट राइट बिल्कुल शिफ्ट राइट की तरह चलता है, यानी सारी चीजें अपने राइट की तरफ मूव करेंगी एक एक पोजीशन। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां से जीरो एंटर नहीं होगा, बल्कि ये जो A3 में जो कुछ भी पड़ा हुआ है ना, जीरो है तो जीरो, वन है तो वन, यानी जो बॉल यहाँ पड़ी हुई थी मैंने उसका एक रेप्लिका बनाया और उसी बॉल को दोबारा यहाँ से इंसर्ट कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं A3 यहाँ चली गई, A2 यहाँ चली गई, A1 यहाँ चली गई, A0 यहाँ चली गई और यही A3 यहाँ दोबारा आ गई। इसकी जरूरत कब पड़ेगी? पॉज करके जरा सोचें। हमें मालूम है कि हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर, साइन नंबर्स के अंदर हम साइन बिट स्टोर करते हैं, यानी यहाँ साइन स्टोर हुआ हुआ होता है। अगर हम इस तरह के किसी नंबर के ऊपर शिफ्ट लेफ्ट लगा देंगे, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट,
तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से जब 0 अगर एंटर होता तो साइन चेंज हो जाता। लिहाजा साइन चेंज को बचाने के लिए जो भी साइन बिट है उसको यहाँ से एंटर किया जाता है ताकि जितने मर्जी शिफ्ट होते रहें साइन चेंज ना हो। अच्छा, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट की बहुत सी के फायदे हैं। थोड़ा सा आगे जाके अगली स्लाइड में मे बी लेट मी डिस्कस अ लिटिल बिट ऑफ दैट। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपको थोड़ी सी इसकी फर्दर एग्जांपल्स मिलेंगी शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट की, और ये अब मल्टीपल शिफ्ट्स इकट्ठी हो रही हैं। सो हियर यू कैन सी लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट 3 टाइम्स। तो अब ये 3 दफ़ा लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट हो रही है इसी नंबर की। आप देख सकते हैं ये यहाँ चला गया है, ये यहाँ चला गया है, ये यहाँ आ गया है, ये यहाँ आ गया एंड सो ऑन, सारे उधर। और ये जो तीनों है ना ये बाहर निकल गए हैं, और जो आखिरी बाहर निकला है ना ये वाला, ये कैरी में गिरा होगा जाकर, और इधर से 3 0 एंटर हो गए। लॉजिकल शिफ्ट राइट 3 टाइम्स, 3 0 एंटर हुए, ये 3 चीज़ें बाहर निकल गई, और ये जो सब कुछ है वो यहाँ आ गया। ठीक हो गया। अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट की इक्वल होता है, तो कोई फर्क नहीं है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है। अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, क्योंकि साइन बिट 1 थी, तीनों दफ़ा होने से यही साइन बिट एंटर हुई, बाकी आपका ये 3 चीज़ें बाहर निकल गई, और ये जो सब कुछ था ये यहाँ आ गया। ठीक हो गया। आई होप कि अब तक सब कुछ आपके जहन में क्लियर है। ऑल राइट, C++ जो ऑपरेटर्स हमें देता है वो ये ऑपरेटर्स हैं, ये शिफ्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। सो फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू एक्स शिफ्ट लेफ्ट y इंडिकेट कर रहा है कि कितनी शिफ्ट्स करनी है। तो शिफ्ट द बिट वेक्टर x लेफ्ट y पोजीशंस, थ्रो अवे एनी एक्स्ट्रा बिट्स ऑन द लेफ्ट एंड फिल विद जीरोस ऑन द राइट, जो अभी हम डेफिनेशन देख कर आए। ठीक है। सिमिलरली ये राइट शिफ्ट्स हैं, लॉजिकल शिफ्ट्स हैं, और अरिथमेटिक शिफ्ट्स हैं जो अभी आप देख कर आए हैं। इससे पहले कि मैं ये अनडिफाइंड बिहेवियर की बात करूं, आप ज़रा ये करें कि इसको पकड़ें और इस पे ये वाली शिफ्ट्स लगा दें। सो ये इसको 3 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करने को कह रहा है, ये इसको लॉजिकल शिफ्ट राइट करने को कह रहा है ट्वाइस, ये इसको अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करने को कह रहा है ट्वाइस। जब ये कर चुके तो फिर इसको सॉल्व करें, और यहाँ पर भी इसी तरह से ये 3 दफ़ा शिफ्ट है, ये लॉजिकल शिफ्ट राइट है, और ये अरिथमेटिक शिफ्ट राइट है ट्वाइस। आई होप कि आपने कर लिया होगा और आपके पास यही सॉल्यूशंस आ रहे होंगे। सो आपने इस पूरी चीज़ के ऊपर 3 दफ़ा इधर शिफ्ट किया है, तो लिहाजा 3 दफ़ा टू द लेफ़्ट शिफ्ट करने से आपके पास क्या चीज़ बनी, आपके पास आखिर में ज़ीरोज़ इंसर्ट हो गए, ये 3 आपके पास ज़ीरोज़ आ गए, और ये नंबर पूरे का पूरा जो ये वाला हिस्सा था इसका ये यहाँ पर आ गया। सिमिलरली यू हैव दिस, और ये यहाँ से आपने ज़ीरोज़ एंटर किए हैं। अगले केस में क्या होगा, यू विल गेट दिस, जो कि चीज़ उधर मूव हुई है, और यहाँ से 0 एंटर होंगे क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो थी वो 0 थी। अगले केस में शायद कुछ फ़र्क पड़े, लॉजिकल में फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरे भी लॉजिकल में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अरिथमेटिक में फ़र्क पड़ेगा क्योंकि उसमें साइन बिट रेप्लिकेट होगी, और साइन बिट ही यहाँ पर 2 दफ़ा आ जाएगी। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको इसका कुछ फ़ायदा बता देता हूँ। देखिए, मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 1 0 0 0 1। मैं इसको शिफ्ट लेफ्ट करता हूँ वंस, ये क्या बन जाता है 0 0 1 0। मैं इसको दोबारा शिफ्ट लेफ्ट करता हूँ, ये क्या बन जाता है 0 1 0 0। मैं फिर शिफ्ट लेफ्ट करता हूँ, ये क्या बन जाता है 1 0 0 0। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4 and this is 8. So effectively we are multiplying, when we are shifting left, we are multiplying the number with 2. कोई और नंबर पकड़ लें, 0 0 1 1 which is what 3. इसको शिफ्ट लेफ्ट करें, 0 0 0 0 और 1 1 एंड लेट्स से 0, ये वाला 0 निकल गया बाहर। सो हमारे पास ये चीज़ बन गई, ये क्या है, दिस इज 6। नाउ लेट्स डू इट अगेन, एक और दफ़ा शिफ्ट करें इसको, दिस विल बिकम 1 1 0 0 विच इज़ व्हाट C या 12। सो वी आर मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 2। अच्छा, अब मैं आप पर छोड़ता हूँ कि अगर मैं किसी भी नंबर को राइट शिफ्ट कर रहा होता, तो अब आप मुझे बता सकते हैं उस नंबर पे क्या असर पड़ रहा है। सो मैं आंसर नहीं आपको करूँगा, आप किसी नंबर को पकड़ें, फॉर एग्जांपल इस नंबर को पकड़ लें, और इसी तरह एक एक करके राइट शिफ्ट करते जाएं,
और नए नंबर्स निकालते जाएं एंड यूल फिगर इट आउट वेरी इजीली कि क्या अरिथमेटिक ऑपरेशन है जो इस शिफ्टिंग की मदद से हो रहा है। एंड दिस इज़ रियली रियली यूजफुल फॉर अस कि शिफ्टिंग दोनों डायरेक्शंस में दो अरिथमेटिक ऑपरेशन से कॉरस्पॉन्ड करती है। और अब फाइनली रियली क्विकली हम बात कर लेते हैं इस अनडिफाइंड बिहेवियर की कि हमारे पास जो है अगर कभी भी हम शिफ्ट की अमाउंट नेगेटिव इंडिकेट करेंगे या शिफ्ट की अमाउंट वर्ड साइज जितनी या उससे बड़ी इंडिकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक बाइट आपके पास है और आप उस बाइट को कहते हैं 8 दफ़ा शिफ्ट कर दें या 8 से ज़्यादा दफ़ा शिफ्ट कर दें, तो ऑल्दो कि इट मेक्स सेंस कि 8 दफ़ा शिफ्ट कहने का मतलब ये होना चाहिए कि वो वर्ड वापस अपनी जगह पर आ जाए, लेकिन उस ज़रूरी नहीं है कि इसका ये वाला बिहेवियर होगा। 8 दफ़ा शिफ्ट करने का ये मतलब भी हो सकता है कि पूरा ज़ीरो हो जाए, बिकॉज दिस इज़ नॉट डिफाइंड इन द सी स्टैंडर्ड। सो लिहाजा डिफरेंट कंपाइलर्स इसके ऊपर ओपन हैं कि वो अपने अंदाज से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो यू विल सी डिफरेंट बिहेवियर्स व्हेन यू डू दिस। जहाँ कहीं भी कोई भी बिहेवियर स्टैंडर्ड में डिफाइन नहीं होता, वहाँ कंपाइलर बनाने वालों के पास ऑप्शन होती है कि वो अपनी मर्जी से इन बिहेवियर्स को डिफाइन करते हैं। तो ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि ये बिहेवियर आपको प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करता हुआ मिलेगा, और ये बिहेवियर ये भी हो सकता है कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, तो बिकॉज दिस इज़ एन अनडिफाइंड बिहेवियर। All right, so now we are ready to move on to representation of integers, unsigned integers and signed integers. और ये चीज़ भी हम इससे पहले देख कर आए हैं, लेकिन अब आपके लिए एक दफ़ा दोबारा सी के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ आपको नज़र आएगी। ऑल राइट जी, सो एक चीज़ जो हम इससे पहले देख चुके हैं उसे हम थोड़ा सा अब ज़रा सक्सेंटली एक फार्मूला की फॉर्म में देखेंगे। आपको याद होगा कि हमने बाइनरी नंबर्स और उनकी पोजिशनल वैल्यूज़ की रिप्रेजेंटेशन देखी थी, और ये भी देखा था कि किस तरह से उनको सम ऑफ पोजिशंस के तौर पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ बिट 1 है वहाँ वहाँ की पोजिशनल वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं। बी टू यू का मतलब है बाइनरी टू अनसाइंड, बी टू टी का मतलब है बाइनरी टू टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है और उसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं एज अनसाइंड नंबर, या उसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं एज अ टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। हमारे पास यहाँ पर वी आर लुकिंग एट अ डब्ल्यू बिट नंबर। सो वी आर लुकिंग एट अ डब्ल्यू बिट बाइनरी नंबर, जिसमें ऑब्वियसली वो डब्ल्यू बिट्स का है, तो 0 से लेकर W-1 तक बिट्स की पोजीशंस होंगी। अनसाइंड नंबर की वैल्यू जो निकलती है वो इस तरह निकलती है कि हर पोजीशन i की जो भी पोजिशनल वैल्यू होती है दैट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द बिट जो कि उस पोजीशन पे लगी होती है, जो 0 होती है या 1 होती है। इसकी अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं। जब हम टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में देखते हैं तो यहाँ पर एक बिट जो इसकी सबसे सिग्निफिकेंट बिट होती है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव होती ये इसकी इसकी पोजिशनल वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। सो अगर ये बिट 1 हो जाए तो इसका मतलब है कि नंबर नेगेटिव है। ठीक है, अगर ये बिट 0 हो जाए तो ऑब्वियसली फिर तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। अगर ये चीज़ ये वाली बिट 1 हो जाए तो इसकी पोजिशनल सिग्निफिकेंस हमेशा नेगेटिव होगी। इसकी अभी एक एग्जांपल से आपको बहुत ये चीज़ अभी समझ भी आ जाएगी, और फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि जिस तरह से हमने इसको देखा था वो इसी मामले को देखने का इससे भी ज़्यादा आसान तरीका था। तो खैर ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, और उससे एक कम पोजीशन तक यानी द रिमेनिंग 7 बिट्स के अंदर जो है वो वैल्यू बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होती है जैसा कि हमने अनसाइंड में देखी थी, जो पूरे के पूरे नंबर के ऊपर होती है। ठीक है, लेट्स लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स एंड दिस विल बिकम एब्सोल्युटली क्रिस्टल टू यू इंशाल्लाह। ये देखें जी, मेरे पास एक 5 बिट का नंबर है। सो 5 बिट के नंबर में पोजिशनल वैल्यूज़ क्या हैं? सो लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन की वैल्यू 1 है, यानी 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1 अगले की है, 2 टू पावर 2 यानी 4, 2 टू पावर 3 यानी 8 और 2 टू पावर 5 यानी 16। अनसाइंड नंबर है, और इस अनसाइंड नंबर के अंदर हमने अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी? वो ऐसे निकलेगी कि हम इसकी इस पोजीशन और इस पोजीशन के ऊपर वैल्यूज़ 1 हैं, सो वी जस्ट टेक दिस 1 2 एंड 8, वी सम देम अप एंड दिस कम्स आउट टू 11 डेसिमल। ठीक है, अच्छा चलें एक और देखते हैं। इस केस के अंदर आप देख रहे हैं अनसाइंड नंबर है। अनसाइंड नंबर के अंदर अब हमारे पास कौन कौन सी पोजीशंस ऑन हैं? हमारे पास ये है, ये है, ये है और ये है। इसकी वैल्यूज़ हमने लिखी 16, 8, 2 और 1। इन वैल्यूज़ को लिख के सम किया एंड वी गेट 27 डेसिमल।
ठीक है, अनसाइंड क्लियर हो गया। सो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बस यही है जो नीचे होता हुआ आपको नजर आ रहा है। दैट्स व्हाट दिस फॉर्मूला इज सेइंग, गो फ्रॉम 0 यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट यानी w माइनस ith बिट, और उनकी पोजीशन के ऊपर जाकर जो भी बिट है यानी 1 है या 0 है उसको मल्टीप्लाई कर दो पोजिशनल वैल्यू के साथ, यानी ये जो 1 2 4 8 16 32 जो वैल्यूज लिखी हुई। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म एंड देयर यू विल गेट अ वेरी इंटरेस्टिंग सरप्राइज। उसी काम को करने का एक और तरीका आपको नजर आएगा जो आप पहले सीख कर आए। So here you have a number 01011. अब यहाँ पोजिशनल वैल्यूज क्या हैं? यहाँ पोजिशनल वैल्यूज 1 2 4 8 यानी 2 raised to power 0 1 2 और 3, और उसके बाद 2 raised to power 4 लेकिन नेगेटिव, जो इस फॉर्मूले से हमें नजर आ रहा है। सो दिस इज -16। अब जरा देखते हैं, पहले इस नंबर को देखते हैं जिसकी साइन बिट 0 है यानी पॉजिटिव नंबर है। सो ये तो एग्जैक्टली उसी तरह एवेल्युएट हो रहा है जिस तरह से इसका जो है वो अनसाइन नंबर एवेल्युएट हो रहा था, एंड इट गेट्स टू 11 decimal. But now if we look at this slightly different number, this is 10110. अगर मैं इस केस में सम करूंगा, मैंने आपको याद होगा इस तरह के नंबर्स को, टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर्स को एवेल्युएट करने का एक तरीका बताया था। मैंने आपसे ये कहा था, मैं एक दफ़ा वो याद दिला दूं आपको। मैंने ये कहा था पहले साइन बिट को देखें, साइन बिट 0 है तो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो बाकी नंबर जैसा है वैसे ही उसको कन्वर्ट करके लिख दें। अगर साइन बिट माइनस है यानी 1 है तो ये नेगेटिव नंबर है, पहले लिख लें ये नेगेटिव है, और उसके बाद जो बाकी नंबर बचेगा ना उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लें, और जो भी आंसर आता है वो वहां लिख दें। अब मैं इस तरीके से करता हूं जो नया सिखा रहा हूं, आप पुराने तरीके से जरा करें। देखें ये -16 हो गया, इसकी पोजीशन 4 2 और 0 हो गई। 4 + 2 6 6, और ये प्लस 6 और -16 क्या बन गया? -10। अगर मैं इस तरह ना करता बल्कि इसको देखता और इससे कहता है नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर है तो इस चीज का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लें। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 1 0 1। ये क्या होता है? 10। ठीक है जी, क्लियर हो गया। सो ये मेथड और हमारा वाला मेथड जो हमने इससे पहले किया है एग्जैक्टली सेम रिजल्ट देता है, सिर्फ फर्क इतना है कि हमारा वाला मेथड थोड़ा सा इजी है और ये वाला मेथड थोड़ा सा मैथमेटिकल और फॉर्मल है। तो दोनों तरीके ठीक हैं, लेकिन अगर आप उस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा आपको आसान लगेगा। अच्छा जनाब, कुछ और नंबर्स मैं आपके सामने रखता हूँ और आप मुझे ये बताइए कि इनकी हर एक को पहले आप कैलकुलेट करें और फिर देख लेते हैं कि क्या। मैं 4 बिट के ऊपर रहता हूँ, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं इस चीज़ को। सो 4 बिट के ऊपर क्या पोजीशंस होंगी? 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2 एंड 2 raised to power 3, यानी ये होंगी 8 4 2 एंड 1। अच्छा, लेट मी गिव यू फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोस। तो मेरा फर्स्ट नंबर ये है 0 0 0 0। अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन क्या है? 0। साइंड रिप्रेजेंटेशन क्या है? वो भी है 0। सो मैं यहाँ पे अनसाइंड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको साइंड कह देता हूँ, या टूज कॉम्प्लीमेंट कह लें, जो मर्जी कर लें। अच्छा जी, लेट मी गिव यू अनदर नंबर 1 1 1 1। अगर मैं इसको अनसाइंड करूं तो दिस वुड बी 8 + 4 + 2 + 1 यानी 15। अगर मैं इसकी साइन रिप्रेजेंटेशन करूं तो इट वुड बी अ नेगेटिव नंबर, इट वुड बी अ नेगेटिव नंबर, लेकिन नेगेटिव क्या होगा ये? ठीक है, अब वो नेगेटिव क्या होगा करने के दोनों तरीके देख लेते हैं। नेगेटिव नंबर और टूज कॉम्प्लीमेंट लें। टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये फर्स्ट वन इसी तरह से आ जाएगा और बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये -1 बन रहा है। अच्छा, अब दूसरी तरह से करें। अगर मैं इसकी साइन रिप्रेजेंटेशन लूँ तो ये 8 नहीं होगा, उस केस में ये -8 होगा। So this would be -8 + 4 + 2 + 1. 4 + 2 + 1 is 7, -8 + 7 -1। दोनों अंदाज से ये जो आंसर आया ये -1 आया। ठीक है, सो -1 की रिप्रेजेंटेशन इज ऑल वंस। जब भी सारी बिट्स किसी भी साइन नंबर के अंदर 1 होंगी, चाहे वो 4 बिट का हो, 8 बिट का हो या 64 बिट का हो, दैट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ -1। ठीक है, यानी जो अनसाइंड में सबसे बड़ा नंबर होता है वो साइंड के अंदर -1 बन जाता है। अच्छा, let's take another example 1 0 0 0। पहले इसको अनसाइंड के अंदाज से कीजिए। अनसाइंड में ये क्या होगा? 8 की खाली वैल्यू यहां पर आ रही है, सो दिस इज 8, राइट? दिस इज +8। और अगर मैं इसको साइंड समझ लूं तो तब ये क्या बनेगा? इट्स अ नेगेटिव नंबर, और इसकी टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 0 0 एंड 1, यानी दैट मीन्स 8। सो दिस इज -8। अगर आप उस तरह नहीं करना चाहते तो खाली यहां से ये नोट कर लें कि इसकी पोजिशनल वैल्यू -8 है, सो इट वुड बी -8। ठीक है, +8 और -8 साइंड और अनसाइंड के अंदर
बिट वेक्टर सेम है, रिप्रेजेंटेशन बदल रही है। मैं इसको साइंड समझूंगा तो ये कुछ और नंबर बन जाएगा, अनसाइंड समझूंगा तो ये कुछ और नंबर बन जाएगा। ठीक है, और इसका ताल्लुक हमारी साइन बिट से। अगर साइन बिट 0 है तो साइंड और अनसाइंड में कोई फर्क नहीं, साइन बिट 1 है तो साइंड और अनसाइंड के अंदर फर्क है। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ अगली स्लाइड पे जाने से पहले कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 4 बिट नंबर है, आप मुझे ये बताइए कि साइंड के केस में मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा, और अनसाइंड के केस में मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा। ये हम पहले कर चुके हैं। एक दफ़ा अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, 4 बिट के लिए आंसर निकालें, उसके बाद 8 बिट के लिए भी आंसर निकाल लें, और फिर मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। मैं अभी पॉज कर रहा हूँ, आप सॉरी मैं नहीं, आप पॉज कर रहे हैं और मैं फिर अगली स्लाइड पे जाने लगा। सो पॉज, फाइंड आउट द आंसर्स एंड देन लेट्स मूव ऑन। अच्छा जनाब, सो आई होप कि आपने ये पिछली स्लाइड पे कर लिया जैसे मैंने कहा था, और अब देखिए कि उसका इस्तेमाल कहाँ आता है। जब मेरे पास अनसाइंड नंबर है तो उसका मिनिमम हमेशा 0 होगा और उसका मैक्सिमम होगा जब सारी की सारी बिट्स 1 हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि अगर वो W बिट का नंबर है, लेट्स से वो 8 बिट का नंबर है, तो 2 रेज़ टू पावर W क्या बनता है, 256। तो 8 बिट्स के अंदर सबसे बड़ा नंबर क्या फिट आ सकता है, 255, जो कि इसके बराबर होगा, यानी 8 वंस लगे हुए होंगे। ठीक है, अगर 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है मेरे पास, तो उसका मिनिमम नंबर क्या होगा मेरे पास, उसका मिनिमम नंबर वो होगा जिसकी साइन बिट 1 होगी और बाकी सारी बिट्स 0 होंगी। दिस, अगर ये W बिट का नंबर था तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2 रेज़ टू पावर W माइनस 1। सो W माइनस 1 फॉर एग्जाम्पल 8 बिट का नंबर है, सो 7, सो माइनस 2 रेज़ टू द पावर 7, यानी आपने माइनस 128 देखा था 8 बिट के लिए, अभी आपने कैलकुलेट भी किया है। 4 बिट के लिए माइनस आपके पास 8 था। सो ये दोनों चीज़ें आप अभी देख कर आए। अच्छा जनाब, और इसका मैक्स क्या होगा, इसका मैक्स होगा जब साइन बिट 0 है और बाकी सारे का सारा नंबर फिल्ड है। दैट मीन्स 2 रेज़ टू पावर W माइनस 1 माइनस 1। सो फॉर एग्जाम्पल प्लस 127 फॉर 8 बिट्स एंड प्लस 15 प्लस 7 फॉर 4 बिट्स। ठीक है जनाब, क्लियर हो गया। इसको सब पे अपने आप को कन्विंस करके वीडियो में आगे बढ़िएगा। ये ना हो कि कोई थोड़ी सी भी चीज़ आपको ट्रबल कर रही हो और आप ना करें। इसको हाथ से करके एक दफ़ा देखते जाएं ताकि आपको ये सब चीज़ें क्लियर होती जाएं। अच्छा, ये -1 अभी हम देख कर आए हैं क्या होता है। वी नो कि ऑल वंस हो तो -1 हो जाता है। ये 16 बिट के नंबर्स के ऊपर रिप्रेजेंटेशंस हैं, इनको भी अपने तौर पर करना चाहें तो ट्राई करके देख लें। अनसाइंड मैक्सिमम 16 बिट के ऊपर क्या होता है, वो ये होता है जब सारी की सारी बिट्स 1 हों। साइन 2's कॉम्प्लीमेंट मैक्सिमम क्या होता है, जिस वक्त हमारी खाली 2's कॉम्प्लीमेंट का मैक्सिमम वो होगा जिसमें साइन बिट 0 होगी और बाकी सारे के सारे नंबर्स 1 होंगे। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी दिस। ये भी यहाँ से भी आप देख सकते हैं। साइन का मिनिमम क्या होगा जब सिर्फ ये वाली बिट 1 होगी और बाकी सारी बिट 0 होंगी। -1 की रिप्रेजेंटेशन हमेशा यही रहती है, ऑल एफ्स होते हैं इसमें। और सिमिलरली 0 की रिप्रेजेंटेशन, ये हमने पहले भी इस पर डिस्कशन की हुई है, वो हमेशा ऑल ज़ीरोज़ होते हैं। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट वर्ड साइजेस के लिए इस चीज़ को देख रहे हैं। सो 8 बिट के लिए, 16 बिट के लिए, 32 बिट के लिए, 64 के लिए, ये आपके लिए हैरान को नहीं होंगे क्योंकि हमने इस तरह की रेंजेस पहले भी देखी हुई हैं। तो ये चीज़ तो आई होप इस पे आप अपने आप को ज़ाती तौर पे ख़ुद कन्विंस कर सकते हैं, मुझे इसको दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं इसके बारे में। अगर मैं साइन 2's कॉम्प्लीमेंट का मिनिमम का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूँ, सो वो मेरे साइंड 2's कॉम्प्लीमेंट के मैक्सिमम +1 होती है। फॉर एग्जांपल 8 बिट्स के अंदर आप देख कर आए हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -128। अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूँगा तो ये +128 आएगी, और ये टी मैक्स क्या है, 127 + 1। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई, यानी +128। ठीक है जनाब। सिमिलरली एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यहाँ पर ये है कि अनसाइंड मैक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय टी मैक्स +1। इसका मैंने आपको नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल 8 बिट्स के लिए वर्ड साइज 8 बिट है। वर्ड साइज बाय द वे हम कहते हैं कि हम कितने बड़े कंटेनर को यूज़ कर रहे हैं ना, कितना बड़ा लेट से रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, उसको हम वर्ड साइज कहते हैं। सो यहाँ पर मेरा जो है वो टी मैक्स 8 बिट्स के लिए 127 है, और u max जो है वो क्या होना चाहिए मेरे पास, 255, विच इज़ इक्वल टू 127 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1।
ठीक है, ये 254 + 1 बनता है। अच्छा जनाब, सो मोर एग्जाम्पल्स फॉर यू। फार्मूलाज पे आप ऑलरेडी कन्विंस्ड हैं, अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास शॉर्ट एंड के अंदर दोनों नंबर्स रखे हुए हैं, इन दोनों नंबर्स की रिप्रेजेंटेशंस हैं, इस पे अपने आप को खुद कायल करें। ये अब मैं आपको मज़ीद इसे करने की ज़रूरत मुझे नहीं है, और साइन बिट वाली वैल्यू को भी मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जनाब, ये उसी नंबर के वेट्स के हिसाब से इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। अगेन वी डोंट नीड टू गो इनटू दिस स्लाइड अगेन, ये काम हम ऑलरेडी देख कर आए हैं। अगर आपको मजीद एग्जांपल चाहिए, जस्ट पॉज इट हियर, कन्विंस योरसेल्फ ऑफ दिस स्लाइड। ये नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, और ये इसकी पोजिशनल वैल्यूज़ हैं, और ये पोजिशनल वैल्यूज़ की जो कॉरस्पॉन्डिंग जो वेट्स बनते हैं ये वो हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, और उसको सिंपली सम करके ये आंसर्स आ रहे हैं। अपने आप को एक दफ़ा कन्विंस कर लें अगर आप ऑलरेडी कन्विंस नहीं हैं तो। अच्छा जनाब, यहाँ पे सो दिस इज आवर लास्ट स्लाइड ऑन फॉर द मोमेंट ऑन दिस टॉपिक, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, सो यू सी हियर द बिट रिप्रेजेंटेशन जो कि नहीं बदलती। दिस इज बाइनरी रिप्रेजेंटेड एज अनसाइंड, दिस इज बाइनरी रिप्रेजेंटेड एज साइंड, टूज कॉम्प्लीमेंट साइन। नंबर तो वही रहते हैं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बदलती है। हम ये देख रहे हैं कि जब भी कभी साइन बिट 0 होती है तो साइंड और अनसाइंड नंबर्स एग्जैक्टली सेम तरह इंटरप्रेट होते हैं, लेकिन जब साइन बिट 1 हो जाती है तो पहली बात तो ये कि एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं, दे आर नो लॉन्गर इंटरप्रेटेड इन द सेम वे। हाउएवर देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस, अगर आप इनके बीच में डिफरेंस निकालें, सो 8 माइनस माइनस 8 कितना बनता है? 16। 9 माइनस माइनस 7 16। 15 माइनस माइनस 1 यानी 15 + 1 16। सो इन सब का आपस में डिफरेंस अगर मैं एक नंबर लूं और उसको अनसाइंड से साइंड या साइंड से अनसाइंड बना दूं और उसकी बिट रिप्रेजेंटेशन वही रहेगी, तो उसमें जो फ़र्क आएगा वो कितना आएगा? अगर वो, इस केस में हम कितने बड़े नंबर्स को देख रहे थे, इस केस में हम ये 4 बिट के नंबर को देख रहे थे, तो 2⁴ का डिफरेंस आया, यानी 2⁴ वर्ड साइज का डिफरेंस आ रहा है मेरे इन दोनों नंबर्स के बीच में। इतना फ़र्क पड़ता है जिस वक्त अगर साइन बिट 1 हो और मैं इनको चेंज कर दूं साइन से अनसाइंड या अनसाइंड से साइन के अंदर। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो यहाँ नोट हो रही है। जब हम अगली वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरह से इस चीज़ के काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है जनाब, होपफुली यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थोड़ा सा इसको मज़ीद देखिए, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पिछली वीडियोस को दोबारा देखिए, और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।